देखो बच्चों, तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये यूनिट नंबर 4 है। यही है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स से पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ा लेंगे। तो कहिएगा क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, वही कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। इट इज द branch of chemistry it is the branch of chemistry in which we study about the rate of reaction and its mechanism। ठीक है, हो गया। तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, कहलाता है क्या चीज? केमिकल काइनेटिक्स। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दिख रहा है ना? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन instantaneous rate of reaction and rate of reaction। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या कहलाता है? वो सारे के सारे का हम डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन पहले उसका मैथमेटिकली आप समझ लीजिए, फिर उसका देखिएगा क्या होता है। कंसीडर द रेट ऑफ रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन। तो in the given time interval या in the given time period, disappearance of the concentration, molar concentration of reactant or appearance of the
concentration of product is called average rate of reaction. क्लियर हो गया? देखिए, when delta T approaches 0, यहां पर सबका मीनिंग समझ लीजिए। Here R is equal to reactant, P is equal to product। R का मतलब हो गया कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और P कहने का मतलब हो गया कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। डेल्टा T हो गया टाइम पीरियड, देख लीजिए इसको। फिर बारी आती है डेल्टा R बाई डेल्टा T का। इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। डेल्टा P बाई डेल्टा T, इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T, ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस of the reactant। फिर डेल्टा P बाई डेल्टा T का मतलब हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ये बात हो गई। तो माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, और डेल्टा P बाई डेल्टा T का मतलब हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। और भी अच्छा होगा डिसअपियरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कहोगे तो भी ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो ये सारी की सारी बातें हो गई, है ना। अब सवाल उठता ये है कि यह डेल्टा T लगभग 0 के बराबर हो जाए तो डेल्टा R क्या हो जाएगा, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। डेल्टा T लगभग 0 के बराबर हो जाए तो डेल्टा P भी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इस जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कहेंगे क्या चीज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। And
आर ए भी, ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। When time period delta t परिसर से है कि हो when time period delta t approaches 0, then delta r or delta t, that is change in the concentration of reactant or delta P, that is change in the concentration of product, also approaches 0. हर एक स्थिति रही in this condition average rate of reaction becomes instantaneous rate of reaction. And it is denoted by RIM. ठीक है, तो नहीं भरा रहा है, समझे, चल ही नहीं रहा है। ना को ढक्कन दे दे। मैथमेटिकली RIM is equal to limit delta t tends to 0 delta r by delta t is equal to minus dr by dt. इक्वेशन 1 और
गैस दिया था, इसको मैंने गैस दिया, तो बुरा है इसमें ना थोड़ा सा इसका एसी और RIN इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 प्लस डेल्टा p बाई डेल्टा t इज इक्वल टू प्लस dp बाई dt। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यही है कि जब टाइम इंटरवल डेल्टा t हो तो चेंज डेल्टा r या डेल्टा p होगा। ऐसी स्थिति में जो रेशियो होगा वो एवरेज हो जाएगा, लेकिन जो ही हम डेल्टा t को बहुत छोटा लेंगे, लगभग 0 के बराबर लेंगे, ऐसी स्थिति में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो ही डेल्टा t हमने 0 लिया लगभग तो डेल्टा p या डेल्टा r ये भी लगभग 0 के बराबर का होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। और तब RIN इतना भाई इतना हो गया, यही चीज़ है। इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की कहानी पूरी। अब फिर हम आगे की ओर देख रहे हैं, देख लीजिए इसको। Again, consider the reaction.
ये सारे के सारे एक्सप्रेशन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के हो गए। जब आप डिफरेंट मोल्स ले लेते हैं, क्योंकि यह जो निकलता है वह 1 मोल के लिए निकलता है, इसलिए आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, अगेन RIN ये हो गया आपका क्या चीज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ये हो जाएगा इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये फिर हो जाएगा -1/a dA/dt -1/b dB/dt ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हो गए इसके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ही सिंपली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब फिर बारी आ रही है एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। चाहे उस चीज को लिखने से पहले हम आपको बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको प्रभावित करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हम आप लोगों को नोट्स दे चुके हैं, ग्रुप में भेज चुका हूं, आप लोग इसको देखिए। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, तो जब बॉन्ड कमजोर हो तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ऐसी स्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे NO + O2, NO2 बना तो वो फास्ट रिएक्शन हो गया, समझे। कार्बन मोनोऑक्साइड + O2, इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा, तो CO + O2 CO2 स्लो रिएक्शन हो गया। तो यह नेचर ऑफ रिएक्टेंट कहलाया। दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, जितना ही कम रिएक्शन का रेट होगा उतना ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होता जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी घटेगा। अब तीसरा हम आपको दे रहे हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का प्रेजेंस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे घटेगा सरफेस एरिया
कैटलिस्ट का, वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी घटेगा। पांचवा है टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्शन का रेट वैसे वैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी घटेगा। तो इससे देखा गया है प्रैक्टिकली कि प्रत्येक 10 डिग्री सी या 10 केल्विन टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिएगा तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो कि लाइट के प्रेजेंस में ही होते हैं, तो उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, असल में बनता हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही है, ठीक है। जब उसको हम वाटर से होकर के पास करा देते हैं तो हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन पर। मान लेते हैं कि यह रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट इधर बना, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से हम क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसके प्रोडक्ट्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। और वे जो टर्म्स होंगे, वे जो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे रिएक्टेंट्स के, वह उस पावर से उठाया जाएगा जो कि उसके स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट होंगे। यह लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है और ये आप लोग 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। यहाँ रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के और कंसंट्रेशन ऑफ बी के, जो कि अल्फा और बीटा पावर से उठाए जा रहे हैं। और ये अल्फा और बीटा पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ ये के जो है वह के आपका रिएक्शन रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। हियर अल्फा मे और मे नॉट बी इक्वल टू A and बीटा may or may not be equal to B। ये बात हो जाती है, ठीक है। तो इसको समझ गए। अब इसमें ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, इसी अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दीजिएगा तो n हो जाएगा और यही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को जिस पावर से हम उठा रहे हैं उस सारे के सारे पावर को जोड़ दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर बातें हो गई। अब है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो ये आपका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। तो
K इज इक्वल टू क्या हम कहेंगे R बाई A टू द पावर अल्फा B टू द पावर बीटा, यही बोलेंगे हम। तो if A is equal to B is equal to 1 m or 1 mole per liter, then K is equal to R के हो गया। तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है कब, जब हम रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन को यूनिटी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो कहेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स is taken as unity. In this condition, rate of reaction becomes equal to specific reaction of reactant. क्लियर हो गई बात? तो इतनी तक बातें हो गई हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पर जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं वह कई तरह के होते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उन सबों के बारे में फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। किसी को प्रॉब्लम होगा पूछिए।